अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने एक बार फिर मुल्क भर में हंगामा बर्पा कर दिया है। 17,000 पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई में 11 अरब डॉलर की 23,000 जायदादों के मालिक हैं और ये आदाद शुमार वाशिंगटन डीसी में वाक़ गैर मुनाफा बख्श तंजीम है सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़, जिसकी जानिब से जारी किए गए हैं। इन आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जनरल्स, इसके अलावा दीगर अफराद भी हैं जिनके नाम ये जायदादें दुबई में हैं। और हैरत की बात यह है कि दुबई में जो गैर मुल्की जायदादें ख़रीदी गई हैं उनमें पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। अब सवाल ये है कि क्या बैरून मुल्क जायदाद ख़रीदना जुर्म है, और अगर ऐसा नहीं है, ये गैर कानूनी अमल नहीं है, तो फिर इस पर सियासत क्यों की जाती है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि पैनामा लीक्स सामने आई थी। इसके अलावा ये सवाल भी बड़ा अहम है कि ये सवाल पूछा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि दुबई यकीनन एक महंगा तरीन मुल्क है, वहाँ पर जायदाद ख़रीदना क्या इतना आसान है? दुबई जायदादें ख़रीदने के लिए पुरकशिश कैसे है? और क्या ये सवाल भी उठ सकता है कि इतनी महंगी जायदादें ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? क्या मनी ट्रेल देना ज़रूरी है? अगर ये मनी ट्रेल ना दी जा सकी तो इस पर क्या सज़ा हो सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक अहम खबर आज ये भी आई कि पंजाब में एक अहम कानून जो है वो मंजूर किया गया है, और वो ये है कि हत्या के इज़्ज़त का कानून। जो भी किसी की पगड़ी उछालेगा, फेक न्यूज़ चलाएगा, तो उसके खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का कानून जो है वो सामने आया है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एक नया कानून आया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और जबकि पहला ये कानून मौजूद भी है, और इस नए कानून में ऐसा मुख्तलिफ क्या है, और इस बात की क्या गारंटी है कि यह कानून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और क्या सोशल मीडिया को इस कानून के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकेगा, और अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकेगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी तहकीकात कौन करेगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ मईशत पर भी रोशनी डालेंगे। अगर हम बात करें आने वाले बजट की, तो IMF से मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से IMF को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, और जबकि पावर डिवीज़न की जानिब से अभी तक इस बात की तरदीद की गई है, क्योंकि अवाम तो पहले ही बिलों के जो बोझ हैं उसके तले दबे हुए हैं। तो क्या जो ये खबर सामने आ रही है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इससे कितना एक आम आदमी मुतासिर होगा? साथ ही साथ फिर नॉन फाइलर्स के लिए मज़ीद जो शिकंजा है वो तंग कर लिया गया है। ये भी हमने देखा था कि सिम्स बंद करने का ऐलान किया गया था कि टैक्स नेट में लाने के लिए नॉन फाइलर्स को जो सिम्स हैं वो बंद की जाएंगी। इसके अलावा एक ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि जो गाड़ियां हैं उन पर भी मज़ीद टैक्स लगेगा, और मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो सिर्फ आवाम पर ही लगाए जाएंगे। तो क्या आवाम में इतनी सकत है, एक आम आदमी में इतनी बर्दाश्त है कि वो टैक्सेस के बोझ तले मज़ीद दबता चला जाए? तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वैसे तो कहने को पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि अभी जो दुबई के हवाले से खबर आई है कि वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने सरमायाकारी कर रखी है, वहाँ पर उनकी जायदादें मौजूद हैं। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, और उसमें पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें हैं, और इस तरह दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी इसमें आते हैं। इसी टॉपिक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। रफ़ीक रजवाना साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजियाकार सलमान नकवी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान वैसे तो एक गरीब मुल्क है, लेकिन जो अभी दुबई प्रॉपर्टी के हवाले से पता चला है उसमें पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि पैनामा लीक्स भी सामने आई थी। इस बार जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स सामने आई हैं, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दुबई की प्रॉपर्टी का तो चलो पब्लिश हो गया, शोर मच गया। क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि जिन लोगों की, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ प्रॉपर्टी है, उस पर ज्यादा तबसरा करने की बजाय पहले तो ये पता चले कि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ही उन्होंने लिया है।
اس کے بعد میرا خیال ہے بحث ہونی چاہیے، یہ میری رائے ہے بطور ایک قانون دان کے۔ لسٹ تو آ گئی، ٹھیک ہے، ابھی آپ کہہ رہی ہیں پاکستان غریب ملک ہے، نو ڈاؤٹ، مگر اس غریب ملک میں یہاں کے فارم ہاؤسز دیکھ لیں، یہاں کے بڑے بڑے پوش ایریاز دیکھ لیں، یہاں کے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ چلے جائیں، یہاں کے 5 اسٹار ہوٹلز پہ چلے جائیں تو دبئی بھول جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جن بندوں کے ریسورسز ہیں ان کے ریسورسز کے ساتھ ساتھ ہم جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ساروں نے ڈاکہ مارا، ساروں نے چوری کی ہے، ساروں نے ٹیکس بچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹل دی ٹائم if somebody is caught یا somebody is held liable، اس سے پہلے ہماری یہ تبصرے جو ہے نا، یہ ایک میرا خیال ہے یہ پلینگ ٹو دی گیلری والی بات ہے، تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں گا۔ تبصرے ضرور ہو جائیں، مگر جب تک یہ فرض کیا ساروں نے کچھ نے بیان دے دیا ہمارا ڈکلیئرڈ ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے آج میرا ڈکلیئرڈ ہے وہ غلط بیانی میرے خیال میں نہیں کر سکتا، تو سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کی تحقیقات ہونا پہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ ڈکلیئر ہے یا نہیں؟ اگر منی فیل مانگی جاتی ہے تو پھر یہ دینا کتنا ضروری ہے؟ وہ دیکھیں وہ ان کو دینی چاہیے، اب آ جو گئی ہے، دیکھیں بات سنیں، آ گئی ہے اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، اس کی تحقیقات ایجنسی بھی کر سکتی ہے، اس کی تحقیقات جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ڈکلیئر نہیں ہے تو دے ول ہیو ٹو شو کہاں سے ریسورسز گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک وقت اگر فارن ایکسچینج لے جانے میں کوئی پابندی نہیں تھی تو کیسے خریدا؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے پراپرٹی بیچ کے بھی خریدا ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے سرکاری ملازم میں جو رشوت کا مال کمایا اور وہاں خریدا، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے یاد ہے میں ایک کیس کر رہا تھا، اس کا نام تو نہیں لیتے، بہت بڑے آفیسر تھے ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کے، یہ بجلی کی، تو کسی بہت بڑے افسر کا کیس چل پڑا، تو میں جس کا وکیل تھا اس نے مجھے اس کی کوئی فوٹوگرافس لا کے دیے لاہور ہائی کورٹ میں، میں کیس کر رہا تھا کہ جی کینیڈا میں یہ بڑے بڑے گھر ہیں، ٹھیک ہے جی، تو میں نے وہ عدالت میں پیش کر دیے، تو ادھر سے وہ بھی لے آیا کہ جی ہمارے کلائنٹ کے فرانس میں پتہ نہیں کہاں کا گھر ہے۔ تو یہ باتیں تو ہیں، بالکل ہیں، لوگ مطلب ہے کہ یہ سائفن آف بھی کرتے ہیں منی، بار کے کمیشن لیتے ہیں، بعض اوقات یہ بزنس مین، کچھ بزنس مین، میں ہر کسی کو بلیم نہیں کر رہا، وہ جب سودا وہ امپورٹ کرتے ہیں تو کچھ اوور انوائسنگ کر کے کچھ پیسے وہاں رکھ لیتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں تو انڈر انوائسنگ کر کے کچھ پیسے وہاں رکھ لیتے ہیں، یہ تو کامن بات ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور کیا یہ سوال بھی پاکستان میں اٹھ سکتا ہے کہ دبئی میں جائیداد خریدنا، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا کچھ کرپشن یا منی لانڈرنگ اس میں انوالو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ان سب کو میرا سلام۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور یہ کیسا عجیب غریب ملک ہے کہ اس کے اوپر حکومت کرنے والے کوئی غریب نہیں ہے، سب سرمایہ دار ہیں، بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، اور وہ رونا روتے ہیں کہ جی ہمارا ملک بڑا غریب ہے۔ لیکن سر چل تو ہم قرضوں پہ رہے۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ 12 ارب ڈالر صرف دبئی کے اندر پاکستانی لوگوں کے ہیں، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے جا کر وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ پھر مانگنے آ گیا 1 ارب ڈالر کے لیے۔ اور جو لسٹ ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ آپ کو وہ سارے وہ اشرافیہ ملیں گے جو یا تو حکومت کے اندر ہیں یا انڈائریکٹ، اور مطلب ڈائریکٹ ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں گے، ایکس ہوں گے، کوئی موجودہ ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ سامنے والے کو جا کے کہہ رہے ہو کہ یار میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ بھائی اگر آپ اپنی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نکال دو نا تو 1 ارب ڈالر بن جاتا ہے۔ وہی ایک زکوٰۃ کے ہی پیسے لا کے اس غریب ملک کے اوپر، غریب عوام کے اوپر خرچ کر دیں آپ۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ جن کے نام آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ کوئی مقصود چپراسی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے اور کس ذرائع سے یہ پیسہ گیا ملک سے باہر۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا ہے، اگر عمران خان بھی ہے تو عمران خان کو بھی ٹانگ دو، لیکن کم سے کم اتنا سٹینڈ تو لو اپنے لیے، کیونکہ مرگ ہے بھی، 60-65 سال میری عمر ہو گئی، کتنا جیوں گا، اور لیکن اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں سرخرو ہونے کے لیے، کہ ورنہ کہ چوروں کو، ڈاکوؤں کی ڈیفینڈ کرتے رہیں گے ہم ہیں۔
कोई पीपल्स पार्टी वाला आता है, वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रहा होता है, पीटीआई वाला आता है, पीटीआई वाले को डिफेंड कर रहा है। और भाई चोरी उन्होंने की है, डिफेंड हम कर रहे हैं, हम क्यों करें डिफेंड? मैं तो नहीं करूंगा डिफेंड। अगर किसी ने किया है, जुर्म किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं देंगे आप सजा और जजा का, यहाँ पर कानून नाफिज नहीं करेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, एक सवाल तो ये भी बड़ा अहम है ना कि दुबई किस तरह इतना पुरकशिश मुल्क है कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बनाई जा सकती हैं, जायदादें बनाई जा सकती हैं, वहाँ के कवायद व ज़वाबित क्या हैं, और क्या वहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कि इतना पैसा आया कहाँ से? क्या कवानीन है वहाँ के? देखें, पहले तो ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पनामा लीक, पेंडोरा लीक्स, प्रॉपर्टी लीक्स, और अब ये है, और पता नहीं कितनी लीक्स आगे आएंगी। और अफसोस की बात ये, हमने देखा नहीं कि कोई काबिल ज़िक्र क़वानीन बने हो या सज़ाएँ हुई हों। अब हम तो ये समझते थे शुरू से, और शुरू से ये पढ़ा था कि दुबई हमें फाइनेंस करता है, दुबई हम जाते हैं कमाने के लिए, दुबई हमें इमदाद देता है, दुबई हमारा समझ लें कि उसने हमें ख़रीदता है। लेकिन आज ये कल पता चला कि हमने ही दुबई को ख़रीदा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जो कि गरीब तरीन मुल्क है, जिसमें हर बच्चा जब पैदा होता है 2.5 से 3 लाख रुपए का मकरूज़ होता है। 65,000 अरब रुपए का पाकिस्तान इस वक्त मकरूज़ है। 40% से नीचे हमारी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है। 2.5 करोड़ नौजवान आज बेरोज़गार है, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और इस तरह की कितनी बातें मैं कर सकता हूँ। हम जितना कमाते हैं वो सिर्फ हमारे कर्ज़ों के सूद में चला जाता है। हम एक प्यून की तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए हम कर्जा लेते हैं। उस मुल्क में इतने अमीर लोग रहते हैं, हैरत की बात है कि अरबों डॉलर की जायदादें खरीद ली। अभी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है किसी की लीगल हो। अरे भाई, हम दुनिया भर में प्रचार करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लो। हमारी पूरी हुकूमत, पिछली हुकूमत, जितने भी सियासी लीडर उठा लें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए फलाने मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं। हाँ। ये कितने अफसोस का मकाम है। और फिर ये कि ऐसे कोई, जहाँ तक कवानीन का आपका ताल्लुक है, यकीनन लूप होल्स मौजूद हैं। और हमारे यहाँ आइन तोड़ने की सज़ाए मौत है, आर्टिकल 6 लगता है। मैं कहता हूँ करप्शन की सज़ाए मौत क्यों नहीं होती? दुनिया के कितने मुल्कों को मैं बता सकता हूँ, चाइना है, सिंगापुर है, जहाँ पे करप्शन पे इतनी सख्त सज़ाएं कि करप्शन के बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमसे बच्चे पूछते हैं कि 65,000 अरब रुपए का अगर कर्जा है तो वो नज़र नहीं आ रहा है हमें। ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन चल रही है, ना कोई सड़कें बनी है, ना कोई ऐसा हॉस्पिटल बना है, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी है। हम तो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में, पसमानदा तरीन, हमारा पासपोर्ट 5वें नंबर पर, ऊपर से हमारी हर चीज़ समझ लें लोएस्ट ग्रेड पर मौजूद है। तो ये 65,000 अरब रुपए गए कहाँ हैं? वो इन लीक्स में गए हैं। और गए कैसे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये देखें, अब ये सोचने का काम है हुकूमत वक्त का। ठीक है। इन लोगों का यकीनन गड़बड़ है, घपला है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स। और आप देख लीजिएगा, आज हम ये बहस कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। और ये भी जिस तरह पनामा लीक्स का क्या हुआ, ये भी फिर एक मट्टी चली जाएगी। ठीक है। अच्छा अखूनज़ादा चट्टान साहब, आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ करप्शन हुई है, या जैसे अभी सलमान साहब भी बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हम ये भूल जाएंगे, फिर ये भी कि ये पैसा गया कैसे दुबई? ये हम मानते हैं कि हमारा मुल्क जो है ये बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुल्क गरीब है, लेकिन अवाम इसके गरीब नहीं है। अवाम के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। जो दुबई लीग से, इसमें सिर्फ पाकिस्तानियों के नाम नहीं है। पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जिसकी शहरियों ने जाके और दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। इसमें इंडिया का भी नाम है, इसमें बरतानिया का भी नाम है, इसमें अमेरिकन का भी नाम है। तो इसका ये भी तस्वर नहीं लेना चाहिए कि चाहे दुबई में जिन जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है या जायदादें खरीदी हैं, तो ये सारा करप्शन का पैसा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सारे लोग जो हैं साफ सुथरा पैसे से और हलाल के कमाई से और टैक्स भी दिया होगा और जायज़ तरीके से भी भेजा होगा और वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा होगा। जो लोग शक के दायरे में आ जाते हैं, जिस पे ये शक किया जा सकता है कि भाई इनके जो असासे हैं और इनका जो लाइफ स्टाइल है और इनके जो कारोबार है या इनकी जो नौकरी है, ये मैच नहीं करते हैं, ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, इसका तहकीकात करना चाहिए
اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے. لیکن افسوس کا سب سے بڑا مسئلہ تو پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ احتساب کا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. پاکستان میں جب تک ایک اس طرح کا ادارہ نہیں ہوگا جو جج کا، جرنیل کا، جرنلسٹ کا، بیوروکریٹس کا، سیاستدان کا سب کا احتساب کرے اور وہ جس پہ ہاتھ ڈالے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اگر جس طرح کے وہ دوسرا لیگ آیا تھا اور اس میں جس طرح کے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان سے سیاسی فائدہ اٹھایا تو وہ تو اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر صاف ستھری تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ صرف لے دے کے بیوروکریٹس کو پکڑ سکتے ہیں، سیاستدان کو پکڑ سکتے ہیں. کچھ جگہ تو ایسے ہیں جس کا اس کا تصور یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جا کے ان سے. اچھا اخونزادہ صاحب، زرداری صاحب کا نام ہے، ان کے بچوں کے نام ہے، پھر زرداری صاحب کے جو قریبی دوست ہیں ان کے نام بھی اس میں آئے، تو پھر تو تحقیقات سب کی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو شک کے دائرے میں ہے، جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے یا ان کے بچوں کا تعلق ہے، وہ تو الیکشن لڑتے ہیں. ہر سال جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے جمع کرتے ہیں، وہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. زرداری صاحب کے اثاثوں کو نکالا جائے کہ دبئی میں ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کا اس میں ذکر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، اور انہوں نے چھپائی ہے تو پھر بھی پتہ چل جائے گا. تو زرداری صاحب کے جو اثاثے ہیں وہ تو کوئی چھپے ہوئے اثاثے نہیں ہیں کہ دبئی لیگ کی وجہ سے وہ دنیا کے سامنے آ گئے یا میڈیا کے سامنے آ گئے. زرداری صاحب کے جو اثاثے ہیں وہ تو پہلے سے ڈکلیئر ہے. وہ تو ہر الیکشن میں نہیں، ہر سال میں الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے جمع کرواتے ہیں اور یہ ساری جائیدادی اس میں ہے. اور 14 سال وہ جیل کاٹا ہے ان مختلف قسم کے الزامات میں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی نے ایک پائی جو ہے ابھی تک اس پہ ثابت نہیں کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، اور جو دیکھنا ہے کہ جو پینما لیکس کے ساتھ ہوا اس طرح یہ معاملہ دب جائے گا یا واقعی اس کی تحقیقات ہوں گی. خیر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حد تک عزت کے لیے نیا قانون سامنے آیا ہے پنجاب میں، اس کے ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور سوشل میڈیا کو اس کے ذریعے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکے گا، سزائیں کیا ہوں گی، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حد تک عزت کا ایک نیا قانون لانے پر سب متفق ہو گئے ہیں، اور یہ حد تک عزت کا قانون لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، کیونکہ حد تک عزت کا قانون تو پہلے ہی موجود ہے. رفیق رجوانہ صاحب، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس طرح کی اس میں سزائیں ہوں گی، کس طرح سے اس کو لاگو کیا جائے گا، کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، کیا اس میں نکات ہیں؟ لیکن بات یہ ہے پاکستان میں حد تک کرنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اور پاکستان میں عزت بچانا بہت بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر پرانے قانون ہی لاگو ہو جائیں، بے شک نئے بھی لاگو ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پروسیس ہے، میں ایک سینئر وکیل ہوں، اس پروسیس کو میں نے کیس کیا تھا. اپنا ایک ایس پی تھے لاڑکانہ میں، تو انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کچے کے ڈاکوں کے بارے میں جب ممتاز بھٹو صاحب زندہ تھے. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ڈاکو پکڑے تو انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس میں ممتاز بھٹو صاحب کا نام لیا. ممتاز بھٹو صاحب نے وہ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا. وہ ڈیفیمیشن کا کیس چلتے 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 الٹیمیٹلی جب سپریم کورٹ پہنچا تو وہ میرے ایک دوست تھے، اس وقت سینئر پولیس آفیسر تھے، تو میرے پاس آ گیا. تو پھر وہ کیس جو ہے میں بھی کرتا رہا، پھر میں بعد میں ادھر چلا گیا، گورنر بن گیا، تو الٹیمیٹلی وہ کیس ختم ہو گیا. اور بھی کئی پروسیس ہیں اسی طرح سے. ایک انکم ٹیکس کا ایک میں بتا رہا ہوں، اس کے جو ہے نا فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے، یا کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک اور عزیز الدین مرحوم ہوتے تھے جو پاکستان کے غالباً وزیر خارجہ بھی رہے، اور ان کے بھائی کے جنرل ٹائر کمپنی بھی تھی غالباً. ان کی خانے وال میں زمینیں تھی، بہت بڑے شریف آدمی. تو انکم ٹیکس آفیسر نے کوئی ریکوری کے لیے ان کے اخباروں میں نا اشتہار لگا دیے. انہوں نے وہ مقدمہ کیا ڈیفیمیشن کا، تو ہائی کورٹ میں میرے پاس آ گیا. تو ہائی کورٹ کے دوران ہی وہ مرحوم فوت ہو گئے. ٹھیک ہے جی، تو ڈیفیمیشن کا لا بھی ہے، سب کچھ ہے، فوجداری قانون بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے، بصد معذرت، میڈیا میں کوئی میرے خلاف خبر لگا دے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں ڈیفیمیشن کے اوفینس بھی ہے، اور ڈیفیمیشن کا میرا لیول کا یا
सिविल सूट भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब सूट करूंगा तो सबसे पहले मुझे उस पर 15,000 का कोर्ट फी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे हस्बे तौफीक या हस्बे इस्ताताब में अपने वकील को फीस दूंगा, ठीक है। जिस पे तो दावा होगा वो आराम से चलता रहेगा। अभी देखा नहीं है लीडरों का एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है, क्या हुआ, कुछ हुआ है? वो लेकिन रजवाना साहब, एक आम तासुर ये भी पाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। देखिए बात ये है, मैं इसको सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं इसको एंटी सोशल मीडिया कहता हूँ। सोशल कितना अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है ना। ये एंटी सोशल मीडिया है। मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेता, मगर आप एक एनालिसिस जरूर करें विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी। ये जिसको मैं एंटी सोशल मीडिया कहता हूँ, इस तरह की तौहीन आमेज, इस तरह की बेहुदा बातें विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, ये किस अरसे में और किस दौर में बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है जी। जिस तरह की सियासी सूरत हाल है इस तरह की पहले भी होती रही, मार्शल लॉज भी लगते रहे, अदालतों के फैसले भी आते रहे, ठीक है। लीडरान एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते थे। तो सोशल मीडिया उस वक्त इतना नहीं था, मगर फिर भी कुछ न कुछ एतराज के रेस्टोरेंट लोग रखते थे, ठीक है। अब तो हद हो गई है और अब तो खामोश रहना ही बेहतर है। और फिर उसके बाद अगर सजा देनी है तो फिर इसके फौजदारी की सजा दे। मेरे किसी व्हाट्सएप पे ऐसी बात हो तो उससे क्या सबूत चाहिए? मेरा व्हाट्सएप ले, एविडेंस ले, उसको मुल्जिम को मौका दे, उसके बाद दे सजा, जुर्माने बढ़ा दे, ठीक है। चाहे कोई मीडिया का बंदा हो चाहे कोई हो। चलिए इस पे पीटीआई का मौक़िफ़ ले लेते हैं। आफ्ताब साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो कानून लाने की तैयारी हो रही है, और इसकी तहकीकात अगर रिटायर्ड जज करेंगे तो कैसे शफाफ हो सकता है? क्या इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के? अच्छा देखिए, मैं तो ये आज तक समझने से कासिर हूँ कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं। जिस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था ना, उस ज़माने में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते थे। ये हर दौर के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, इसकी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकलीफ़ उसको होगी कि मेरे अंदर कोई कमज़ोरी होगी ना, वो कमज़ोरी शायद वो सोशल मीडिया वाला या कोई भी उसको ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देगा, लेकिन कमज़ोरी ज़रूर होगी। बग़ैर कमज़ोरी के कभी भी वो मेरा कोई स्कैंडल नहीं बना सकता। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे की तरफ देखना है, हमने अपने आप को सही करना है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम हुकूमत करें आवाम के फलाह और बहबूद के लिए। हम गरीब आदमी किसके पास जाएगा? बट अभी यहाँ पे छोटी छोटे जाके देखें, जिस इलाके का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पर आए दिन इतने मसाइल हैं कि एक बेचारी बच्ची को कर लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद फिर जब उसको कोई कहीं जाके रोती है पीटती है, कहते हैं साइबर क्राइम पे चले जाओ। साइबर, आज तक मुझे बताएं कि कितने लोगों को सज़ा हुई है? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा मतलब हद तक इज्जत पे सज़ा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप इन चीज़ों से निकलें, अपने आप को बेहतर करें। जब तक आप बेहतर नहीं होंगे, जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये हमारे लीडर हजरात को तकलीफ है ना, आम आदमी को तो इसका नहीं है। आम आदमी तो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए परेशान फिरा है। अगर किसी की कोई जायदाद है बाहर, और अगर वो कहता है कि जी ये आपका महल है, तो इसमें कि कौन सा बड़ा क्या बात हो गई? आप ये कहते हैं नहीं है जी मेरा नहीं है, लेकिन बाद में फिर बाद में कहते हैं कि जी मेरा है। ऐसा ना करें। मतलब जो केसेस हैं, हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, हमारे यहाँ अदल का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, हमारे यहाँ फैसले जल्द होने चाहिए। अच्छा, आज जो बानी पीटीआई को जमानत मिली है सर, अगर कोई इसमें कसूर होता तो नहीं मिलती, समझे ना। अगर मिली है, मैंने तो आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई क्यों नहीं जमानत, लेकिन अदलिया पे मैंने हजारों तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं ये कहता हूँ, मैं अदलिया पर ये कहता हूँ कि आपके पास एक विरासत का केस आता है और आपको पता है कि ये 2 सगी बहनें और एक सगा भाई है, 15 साल लगा देते हैं आप फैसला करने पर। ठीक। अच्छा, रिहाई की उम्मीद कितनी है? अब एक इद्दत का निकाह केस है, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। साइफर का, हाँ। कानून अपना, ये जितनी ज्यादती करते जाएंगे वो उतना ही पॉपुलर होता चला जाएगा। अब वो आदी हो गया है। मैं आपको सही बताऊं, लीडर मेरा जो है ना वो आदी हो गया है। इन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया था। अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर केस करूं तो मैं करूंगा ना, किस पे करूंगा? चटान साहब की पार्टी पर, चटान साहब के वजीर सेहत के ऊपर करूंगा, जिन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने कहा इसके अंदर ये चीज़ें निकली हैं। वजीर सेहत साहब ने ये बताया और फिर साबित हुआ। आज 1.25 साल 1.5 साल हो गए आपकी कैद के अंदर।
ٹھیک ہے. اگر نشائی تو ایک دن بھی نہیں کمرے میں رہ سکتا. چلیں اخوندزادہ صاحب سے اس کا جواب دیتے ہیں. مطلب اخوندزادہ صاحب یہ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں جو صحیح سمت ہے اس طرف جانا چاہیے. ہاں, اور سوشل میڈیا جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ خود بخود لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کو کیا سننا. لیکن سوشل میڈیا کا یہ امپیکٹ تو ہے کہ خبر بہت جلدی پھیلتی ہے, لوگوں تک پہنچتی بہت زیادہ ہے, جلدی ہے. کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر چنگاری لگتی ہے. اب اس کا لگانے کا انداز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ویڈیو بنا دیا. تو پھر جو تحریک انصاف پہ الزامات لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا جو الزام پہ لگا. ثابت کریں نا, اور جلد سے جلد ثابت کریں. اخوندزادہ صاحب سے بات کریں گے. اخوندزادہ صاحب, یہ جو قانون لانے کی تیاری ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف تو نہیں جائے گا؟ دیکھیے جی, جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, سوشل میڈیا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, سوشل میڈیا پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور ہر ایک اپنے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی اس کے لیے کوئی اس طرح کا راستہ نکالے جو پازیٹیو چیزیں ہیں کہ وہ رہ جائے, اور اس میں جو نیگیٹیو چیزیں ہیں اس کو نکالے. امریکہ کی طرف دیکھو, وہ ٹک ٹاک کو بند کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ واٹس ایپ پہ آپ کال نہیں کر سکتے ہیں. ہر ایک اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. ہم بھی یا تو یہ تصور کریں کہ سوشل میڈیا کا ہر پہلو جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور اس کا کوئی نیگیٹیوٹیز نہیں ہے. اگر ہم یہ تصور نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں نیگیٹیو چیزیں بھی بہت ہے, صرف سیاستدانوں پہ الزامات یا اداروں پہ الزامات, یہ نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے بہت بڑے فراڈ بھی ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگ جتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں, یہ ان کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں, شہر سے جا کے اس کو نہیں اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں مختلف پیک آئی ڈی کے ذریعے, اور اس کے ساتھ دوستی بناتے ہیں, پھر اس کو بلاتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے یا موبائل ہے یا کوئی چیز ہے, پھر اس کو اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ, شمائلہ آپ سمیت ہم سب جتنی یہاں پہ ہیں, پروگرام میں شامل ہے یا پروگرام سن رہے ہیں, ہم سب اس پہ متفق ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزوں کے ساتھ بہت سارے نیگیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے, لیکن اب یہ قانون کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ قانون جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے لیے لا رہے ہیں, یا واقعی اخلاص کے ساتھ حکومت کوشش کر رہے ہیں کہ جو قانون ہم بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو فراڈ ہو رہے ہیں اس کا ہم راستہ روکے, ہمارے بچوں کے جو اخلاقیات خراب ہو رہے ہیں اس کا ہم راستہ روکے, یا اور بہت ساری برائیاں اس میں ہیں. تو اگر اس نیت سے لا رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں آج مسلم لیگ ان کا حکومت ہوگا تو قانون کوئی ایک دن کے لیے تو نہیں بنتا ہے, قانون تو آنے والے ٹائم کے لیے بھی بنتا ہے. کل پی ٹی آئی حکومت میں تھی, ہم اپوزیشن میں تھے, آج ہم مسلم لیگ حکومت میں ہے, ہو سکتا ہے کل یہ اپوزیشن میں ہوگی. تو میرے خیال سے اس نیت سے قانون بنانا تو ٹھیک نہیں ہے کہ میں اس پر اپنے مخالف کو روکتا ہوں, یا لیکن یہ اس کو ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے لیے. نیت میں کھوٹ نہ ہو تو یہ قانون اچھا ہے. اچھا سلمان صاحب, آپ کو میں نے قانون نہیں پڑھا ہے شمائلہ میں نے قانون نہیں پڑھا ہے, ان لوگوں نے کیا قانون لایا ہے, میں صرف لائے نہیں, ابھی متفق ہوئے. قانون بنانا چاہیے. اخوندزادہ صاحب ابھی لائے نہیں ہیں لیکن متفق ہو گئے ہیں کہ حد تک عزت کا قانون لایا جائے گا, جو کسی کی پگڑی اچھالے گا اس پر جو ہے وہ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جائے گا. ابھی یہ قانون لایا جائے گا لیکن حتمی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے. اچھا سلمان صاحب, اس کے پیچھے آپ کو حکومت کے کیا مقاصد نظر آتے ہیں, اور کیا پاکستان میں حد تک عزت کا اگر قانون ہے تو کیا اس پہ سزائیں ہوئی ہیں اگر ہم ماضی میں دیکھیں, اور پھر جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو جس کے پر الزام لگایا جاتا ہے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر, میڈیا پہ, تو کیا کچھ اس میں کمی آئے گی؟ دیکھیں ابھی تو قانون بن رہا ہے, جہاں تک اطلاعات ہیں قانون ہے نہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قانون بنتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا ہے, صرف کمپرومائز ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. لیکن جس طرح کے حالات ابھی ہم نے کچھ عرصے سے دیکھے ہیں کہ آڈیو لیکس, آڈیو کی ریکارڈنگ یا اس کے ساتھ ساتھ بیڈ روم تک محفوظ نہیں, یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے, اور اس پہ ہونا چاہیے, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہونا چاہیے, شاید یہ نہ ہو پائے, اس کا غلط استعمال بھی ہو, لیکن سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے.
इंग्लैंड में तो अगर कोई एक सियासतदान दूसरे को झूठा भी कह देता है तो वो उसके ऊपर केस कर देता है कि साबित करो मुझे झूठा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा जरदारी साहब के लिए, जरदारी साहब ने जो कुछ कहा नवाज़ शरीफ साहब के लिए, नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ कहा किसी फजलुर रहमान के लिए, या पीटीआई वालों ने जो कुछ कहा फजलुर रहमान के लिए, आप उनकी अगर रिकॉर्डिंग उठा के देख लें तो हमारे मुल्क में तो अब इज़्ज़त का पैमाना पहले देखना होगा, इज़्ज़त बची कहाँ है। इज़्ज़त तो खैर अब बची ही नहीं है, तो इसके लिए यकीनन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। बड़ी पुरजोश तकरीर की है, उन्होंने भी बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। वो तो ज़ाहिर बात है जब आप किसी की दुम पे पाँव रखते हैं ना तो फिर आगे वाला जो है, ज़ाहिर बात है जब देखें 9 मई को लेकर हैं, लेकिन उससे पहले कितने मई गुजर गए। कराची वालों को वो दिन भी याद है कि जब बीवी का शहादत हुई थी, अरबों रुपए के अमलाक को नुकसान पहुंचा। ये कुरंगी की इंडस्ट्रियल एरिया से खवातीन, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तनसीबात में हमला नहीं किया था। तनसीबात उन्होंने आज ये कहा है। आज मैं आपको बताऊं, ये आपके कैमरामैन हैं, ये सब मौजूद हैं, 50 पुलिस वाले खड़ा कर दो, 2000 का मॉब ले आओ, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अभी हमने पिछले दिनों एक रैली निकालने की कोशिश की, एक एसएसपी खातून एसएसपी ने कहा नहीं आप नहीं निकाल सकते, आपको वापस जाना होगा, उस रास्ते से निकालना होगा। ये कैसी तसनी बात थी कि जहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई रेंजर्स वाला नहीं, कोई फौज नहीं। आप जाके तो देखें अस्करी 3 में जाके तो दिखाएं मुझे बगैर शिनाख्ती कार्ड के, मैं आपको मान जाऊंगा। रेजिडेंशियल एरिया है ना, और प्राइवेट लोग रहते हैं उसके अंदर। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की बात पे थोड़ा सा रिस्पांस करूंगा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बीबी की जो शहादत हुई थी उसको किसी ने मुनज़्ज़म लोगों को नहीं किया था कि आप लोग जाके तोड़ फोड़ करें या गिराव जलाव करें। तो ऐसे ही होता है लोगों का चट्टान भाई, ऐसे ही होता है। हम तो कह रहे हैं तहकीकात करें, हम तो कह रहे हैं कि जी वो फुटेजेस निकालें, हम तो कह रहे हैं कि ये आदमी है, ये आदमी है, ये ट्रक है, ये लोग ने उतर के जा रहे हैं, ये अवाम में क्या करने जा रहे हैं। अवाम की एक आदत है बतख की तरह, एक बतख आगे चलती है उसके पीछे लाइन से 100 बतखें चल रही होती हैं। एक आदमी पत्थर मारता है तो पूरा मजमा पत्थर मारने लगता है। तो जो पहला पत्थर मारने वाला था वो कौन है, उसको सामने लेकर आओ। तैयार है, आपने अपना बात किया तो आप मेहरबानी करके नहीं चट्टान भाई, आप हर आपके साथ 10 हजार प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं तो एक जनरल बात की है कि जी आपके जब दो वाकयात होते हैं इसी तरह, लेकिन ये कि 14 हमारे शहीद हुए, 14 हमारे शहीद हुए, एक सिपाही भी शहीद हुआ। बात करना बहुत आसान है। बात तो सुने ना भाई, आप बात तो सुने, आपने तो अपना बात किया, आप मेरा बात सुने ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीबी की शहादत हो गई तो लोग के रद्द-ए-अमल में आए थे और लोगों ने एक रद्द-ए-अमल दिया और फिर जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान कपे। हमने आग में तेल नहीं डाला, हमने आग पे पानी डाला। ठीक है, सही। लेकिन आपकी वजीराबाद के अंदर पाकिस्तान तोड़ने में शमाइला, वजीराबाद में इमरान खान पर गोली चली, मैं 20 फुट के ऊपर था वजीराबाद के अंदर, तो गोलियों की आवाज आई, वहां से एम्बुलेंस निकली, पूछा कि क्या हुआ, कहते हैं जी खान साहब को गोली लग गई है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हल्फन ये बात कह रहा हूँ, एक दुकान बंद नहीं हुई वजीराबाद में। मैंने उस कंटेनर में खड़े होकर तकरीर की मैं वजीराबाद वालों के साथ। मैं वहां से वजीराबाद से शौकत खानम तक गया, कई रास्ते में कोई एक गाड़ी नहीं जली, कई रास्ते में कोई दुकान नहीं बंद हुई। ये क्या बात हुई? रजवाना साहब भी कुछ कह रहे थे। जॉन साहब आप क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे? मैं ये कह रहा था, एक आप अभी हतक इज्जत की बात कर रहे थे ना, तो एक अभी रिसेंटली अभी चंद 1 घंटा पहले मेरे इल्म में एक बात आई है, यहाँ से हम राब्ता कर रहे थे। हमारे एक दोस्त थे मरहूम सलीम अली से, जिम्मेदार थे मेलसी के और लाहौर सेटल थे। उनको फौत हुए मेरा ख्याल है को 8-10 साल हो गए। उनके जिम्मे कोई एग्रीकल्चर टैक्स था तो उनके वरसा है, उनको कोई पता नहीं है। आज लाहौर गुलबर्ग में जो है उनकी रिहायशगाह पर गए और मॉडल टाउन के एसी साहब का हमला जो है वो उनके नौकर एक उमर है उसको उठा के ले गए। अब हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं भी जिनके नाम टैक्स है उनको नोटिस दें, नौकर को उठा के ले गए। तो अब मुझे बताएं, आप हतक इज्जत की बात कर रहे तो वो नौकर किस में हतक इज्जत का दावा करे? बिल्कुल। तो बात ये, मैं भी आपसे बात कर रहा था, अभी आपने कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में हतक करना बड़ा आसान है और इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है, लेकिन पावर डिवीजन की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है, इस खबर की तरदीद की गई है। हकीकत क्या है और जो आवाम है क्या वो इतना बोझ बर्दाश्त करने के काबिल अब हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, नॉन
नॉन फाइलर्स को फाइलर्स कैसे बनाया जा सकता है। फिर ये भी हमने खबर देखी कि गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं, गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। आइंदा आने वाला बजट फिर यकीनन आवाम के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं आएगा। सलमान साहब, शामत नज़र आती है मज़ीद आवाम? जी बिल्कुल शामत हो सकती है। देखें, सिंसेरिटी अगर हो तो उसूलन अवाम पे कोई अब बोझ डालने की गुंजाइश नहीं है किसी सूरत में भी। जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, रिटेलर्स है, जिन्हें सियासत बचाने के लिए रियासत नहीं बचाई जाती रही अब तक, सियासत बचाई जाती है। और अब भी शायद यही कोशिश हो, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने पे कुछ शकूक हैं कि आया ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्यों बनाया गया। इसीलिए तो नहीं बनाया गया कि वज़ीर ख़जाना को आके जो उनको रोकें जगह जगह। तो देखें, अगर सियासत बचाएंगे, रियासत को नहीं नुकसान पहुंचेगा। आवाम पे जो पहले ही टैक्स हैं, पहले ही कुचले हुए हैं, उन पे बिजली का 60-62 रुपये का यूनिट जो है कराची में जो है वो देते हैं। दुनिया में अभी मोदी साहब ऐलान कर रहे थे हम कोशिश करें कि फ्री में बिजली कर दें इंडिया में। तो दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो ले भी लिया आज़ाद कश्मीर ने, जी हाँ, ले लिया। तो वो किस तरह से लिया है और जैसे लिया है वो आपके सामने है। शायद आवाम को ये ना करना पड़ जाए। तो IMF का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो उसका तो ये कह अब सर्कुलर डेट है जिसकी वजह से ये बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। और सर्कुलर डेट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिजली की चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, बिजली की बिलों की वसूली नहीं होती। ये काम तो हुकूमत कर सकती है अगर ये प्रॉपर हो जाएं, तो ये नौबत ही ना आए कि बिजली की कीमतें बढ़ें। इसी तरीके से टैक्स, अगर अनटैक्स है, 50% हमारे मुल्क की GDP इन 3 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बताया प्रॉपर्टी का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, रिटेलर का सेक्टर है। 50% GDP पे हार्डली 2-4 अरब रुपए साल के जमा होते हैं। अफसोस का मकाम है। जबकि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर 40% टैक्स है। और जो इंडिविजुअल है, वो जो सैलरी पेड, वो बेचारा बिजली के महंगे बिल भी देता है, महंगाई का सामना भी करता है और एट सोर्स उस पर टैक्स कट जाता है। अगर उस पर टैक्स लगाया गया तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नाइंसाफी आवाम के साथ नहीं होगी। अच्छा, रखूनज़ादा चिटान साहब, आपके समझते हैं हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, टैक्सेस लगा दो, सिम्स बंद कर दो, गाड़ियों पर टैक्स लगा दो, बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, ये इक़दाम बेहतर हैं, अच्छे हैं? देखिए जी, ये तो हकीकत है कि मुल्क तो बहरान में तो है, मुल्क में मुश्किलात तो हैं। और जिस तरह सलमान साहब ने कहा, अगर आप सियासत बचाएंगे और मुल्क को नहीं बचाएंगे तो ये मुल्क के साथ बहुत जुल्म होगा। लेकिन इसके लिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशवरा ये है हुकूमत को, हमने नवीद कमर साहब और सलीम मांडीवाला साहब बजट साजी में इनके साथ कमेटी में है, तो हमारा मशवरा हुकूमत को ये है कि आप बजाय इसके कि जिन लोगों पे आप टैक्स लगा रही हैं, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, टैक्स बढ़ा रही है, तो आप इस पे टैक्स नहीं बढ़ाए। इसके बजाय आप टैक्स का दायरा बढ़ाए। 10 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं, उसको आप 50 लाख कर ले। बहुत सारे डॉक्टर है, सैलून है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। तो आप उसको बजाय इसकी कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं इस पे बोझ नहीं डाले और बोझ जो है वो इन लोगों पे डाले। दूसरा ये कि इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाए, गरीब आवाम पे बोझ नहीं डाले, डायरेक्ट टैक्स लगाए। सबसे पहला काम तो ये करें कि अशरफिया के खर्चे कम करें। पहले अपनी हुकूमत के खर्चे कम करें, अपने वज़रा के खर्चे कम करें, अपने पार्लियामेंट के खर्चे कम करें, फौज के गैर जरूरी अखराजात कम करें। साहब, जो आप अभी तजावीज़ दे रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी से कुछ तजावीज़ दी जा रही है जाता है बजट के हवाले से? मैं आपको अपनी तजावीज़ मुकम्मल करूँ जो पीपल्स पार्टी दे रही है हुकूमत को। ठीक है। तीसरा ये कि बजाय इसके कि आप बिजली के नर्ख और बढ़ाए, इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे जो कुंडा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का बिल देते ही नहीं है। ठीक है। और आप हर महीने जो लोग बिल नहीं देते हैं, जो बिजली की चोरी करते हैं, इसका बोझ आप इन लोगों पे डालते हैं जो बिल देते हैं। तो बजाय इसके कि आप बिजली को मजीद महंगा करें, जो चोरी कर रहे हैं, आप इन लोगों से जो पैसा है वो। ठीक है। अखुनज़ादा साहब, रफीक रिजवाना साहब से बात करें। रफीक रिजवाना साहब, क्या यही तरीका है मुल्क को बहरान से निकालने का? पहले तो गुफ्तगू में आप मुझे फोन होल्ड करके बैठना पड़ता है, बहुत थोड़ा वक्त मुझे देती है सर। बड़ी माजरत, वक्त थोड़ा कमी है। असल में तो हमारे दोस्तों की बहस लंबी हो जाती है, मैं तो बहस में बढ़ने का आदी नहीं हूँ। अब बात यह है कि बात ओवरऑल आप करें अवाम के मफाद की, तो बात बड़ी अकल को लगती है कि टैक्स का जो है निज़ाम ऐसा होना चाहिए, बढ़ाए नहीं, ठीक है,
नए ठीक टैक्स है। न लगाएं सही। और जो दे रहे हैं उनको ज्यादा तंग न करें, ठीक है, बिजली महंगी न करें, महंगाई न करें, ठीक है ना। ठीक। ये तो एक जनरल बात हो जाती है और एक कॉमन सेंस की बात हो जाती है। ये पाकिस्तान जिस मसाइल में घिरा हुआ है, IMF है, अदरवाइज है, आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप लोगों को टैक्स नेटवर्क जी में नहीं रफीक साहब। लाएंगे, आप कितने अरबों रुपए का कर्जा है, आपका मुल्क बैठा पड़ा है तकलीफ है। इसका दूसरा पहलू देखें तो बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट है जिसकी हुकूमत होती है, उसको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी। और हमने पहले PDM के वजीर आजम तो कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दी है रियासत में। बड़ी माजरत, वक्त जरा कम है। आफ्ताब साहब, आप इस पर क्या कमेंट अच्छा देखिए, मैं तो सिर्फ आपको ये कहूँगा कि हमें मुशाहिदा करना चाहिए, हमें स्टडी करनी चाहिए कि वो ममालिक जो आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले वो गुर्बत की लकीरों से नीचे थे, आज इकोनॉमिक पावर बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान है। जापान ने क्या किया? जापान सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तबाह बर्बाद हो गया। हिरोशिमा नागासाकी के बाद वो तबाह, लेकिन उनके बड़े बैठे तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम लड़ाई से नहीं जीत सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने जीतेंगे तो इकोनॉमिकल पावर के साथ। जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनाना भी आसान हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? उन्होंने कहा 2 चीज़ें करें, एक मेहनत और एक वादे की वफा। जो वादा कर लें उसे पूरा करें और मेहनत करें। वो कौम चली गई, लेकिन जब वो बबल फटा एक ज़माने में तो वो फिर परेशान हुए, तो फिर बड़े बैठे। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा कि जो टैक्स है ना, जो बैंकों के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसको, आज अगर आप कह दें कि जी बैंक के अंदर ये आपने 22% रख दिया है इंटरेस्ट रेट, लोगों ने प्रॉपर्टियों से इधर से उठाकर उधर पैसे रख दिए हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं इंटरेस्ट में और खा रहे हैं। आज अब कह दें कि जी 2%, 3% पर आप ले आए, सारा पैसा बाहर आ जाएगा। और कहें कि इंडस्ट्री, 2 इंडस्ट्रियाँ हैं, 3 इंडस्ट्रीज, जिसको अगर आप संभाल लें तो ये मुल्क खुशहाली की तरफ चला जाता है। एक है ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके अंदर कहें कि जी हम जो घर ख़रीदने वाले हैं उनको 0% पे या 2% पे टैक्स देंगे। वो एक आदमी से तो आप 2% टैक्स ले रहे हैं, लेकिन 35 इंडस्ट्रियाँ जो उसके साथ मुंसलिक हैं उनसे आप प्रॉपर टैक्स ले रहे हैं, जिससे मुल्क चलेगा। इसी तरह मोटर व्हीकल टैक्स, अभी आप फिर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि जब लोग पैसा निकालेंगे, पैसा मार्केट में लाएंगे, है तब जाकर मसला हल होगा, सर्कल चलेगा। अभी सर्कल रुक गया है। आप जो मर्जी कर लें, सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनके पास पैसे, जब तक जो अभी अशरफिया की बात की गवर्नर साहब ने कि सरकारी आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपने बच्चे उसके जाते ही सरकारी गाड़ी में, उसको पेट्रोल का क्या फ़र्क है। जो आपने जापान की मिसाल दी, अगर वही बात हमारे सियासतदानों की अकल में आ जाए तो वाकई हमारा मुल्क बहरान से निकल सकता है। वहाँ पे बैठ के जाके ना वो जब जाते हैं ना तो कहते हैं कि यार ये तरक्की कैसे कर ली, इस मुल्क ने तरक्की कैसे की, उन्हें बताया भी जाता है कि हुंडी के जरिए पैसे बेच दे। चलें ठीक है, को कहें कि खटक साहब, परवेज खटक के भाई, आपका काम ये है कि आप बोलो अपने लीडरों को कि भाई जो दुबई में पैसे पड़े हैं उसका 10% पाकिस्तान में ले आओ तो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा कि हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।